सभी लोग सहारा इंडिया के जो फील्ड वर्कर हैं वह पधारे हुए हैं और यह एक चर्चा रखी गई है सहारा रीसबमिशन पोर्टल को लेके। उसमें जो डिफिशिएंसी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका समाधान कैसे और किस प्रकार होगा, इसी विषय में आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और उसी विषय में चर्चा करना चाहेंगे। सर्वप्रथम सहारा, मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी को पता है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर सभी ने अपना और अपने जमाकर्ताओं का है जो दावा प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के उपरांत भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। और वहां से जब हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके देखा तो उसमें पाया उसमें बहुत सी त्रुटियां बताई जा रही हैं, डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बताया जा रहा है कि शेयर मास्टर अपलोड नहीं है, सिग्नेचर मिसमैच है या तरह तरह की और भी त्रुटियां उसमें बताई जा रही हैं। तो सभी लोगों के मन में प्रश्न है, उसका समाधान कैसे और किस प्रकार होगा, उसी विषय में मैं आज चर्चा करना चाहूंगा। क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के बाद सहारा रीसबमिशन पोर्टल आ गया है और जिसमें द्वारा सभी को अप्लाई करना है जिनका भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से नहीं हुआ। उन जमाकर्ताओं का मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको किस प्रकार रीसबमिशन करना है। क्योंकि मैंने रीसबमिशन किया तो इस क्षेत्र में लगभग 50 व्यक्तियों का पैसा प्राप्त हुआ है और 5 व्यक्तियों का पुनः डिफिशिएंसी वो फिर से आ गई है कि संस्था द्वारा है जो मास्टर फॉर्म है उसकी छवि साफ है जो अपलोड नहीं की है। इस प्रकार की त्रुटि पुनः 5 जमाकर्ताओं को देखने को मिली है और लगभग जो 50 व्यक्तियों को अपने क्षेत्रवासियों जो अपना क्षेत्र है उनको भुगतान प्राप्त हो चुका है, चाहे वह आपके जमाकर्ता हो या हमारी हो। ऐसी जो मेरे पास जानकारी आई और मैंने चेक किया तो अब प्रश्न उठता है कि सहारा रीसबमिशन करें तो आखिर कैसे करें और कैसे डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्याओं का समाधान होगा। जैसा कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने बोला था जब यह पोर्टल लॉन्चिंग हुआ था 18 जुलाई 2023 को ये पोर्टल लॉन्चिंग किया गया था और सहकारिता मंत्री जी ने बोला था कि आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। प्रथम उन्होंने यह शर्त रखी थी और बैंक खाता है जो आधार से लिंक होना चाहिए। यदि यह सब चीजें हैं तो आप है जो आपका भुगतान आपके खाते तक 45 दिवस के अंदर पहुंच जाएगा। ये किसने बोला था? सहकारिता मंत्री जी ने। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग ने वैधानिक, क्योंकि हम लोग ने जबलपुर हाई कोर्ट भी गए थे तो वहां का भी आदेश था कि भाई आप है जो सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई कराएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जवाब दिया था और आपका भुगतान आपके जमाकर्ताओं को प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। ठीक है, उसके उपरांत इन्होंने कहा 50,000 जमा करने पर पैन कार्ड की मूल प्रति स्कैन करके देनी होगी। अपन लोगों ने वह भी करके दिया। सहारा रिफंड पोर्टल में बताया गया कि यदि 5 लाख से ऊपर जमा है तो ये आयकर विवरण यानी आयकर का विवरण दें, बैंक खाता दें, यानी उसके इनकम के प्रूफ मंगा रही है। जबकि सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि सहकारिता मंत्री जी को पता ना हो और सहारा प्रबंधन को पता ना हो, सभी को पता है कि एक एफडी को कितने वर्षों से रीइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और सभी को पता है कि जब विगत वर्षों से एफडी को रीइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो जमाकर्ता कोई भी भारत देश में ऐसा नहीं है कि मैं तो कहता हूं एक भी जमाकर्ता ऐसा नहीं निकल सकता कि वह बता सके कि यह पैसा हमने अपने बैंक के माध्यम से कब और कैसे दिया है। अभी जो रीसबमिशन पोर्टल आया है उसमें कुछ जानकारियां दी जा रही हैं
उसमें मुख्य जानकारियां पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्य जानकारी यदि आप रिसबमिशन किसी का या स्वयं का कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपको रिसबमिशन करना है, तभी आपका पैसा प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मैंने इन चीजों को अध्ययन किया, अवलोकन किया और कुछ जमा करता हूं, क्योंकि जो अब मैंने बताया है कि लगभग 50 व्यक्तियों का भुगतान आया है जो इसी प्रक्रिया के तहत आया है, तो मैं वह सभी को बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम है जो आपके लिए शेयर मास्टर। इसमें शेयर मास्टर की बताई गई कि यदि आपका शेयर मास्टर है जो सॉफ्ट कॉपी स्कैन होनी चाहिए, सोसाइटी की उस पर मोहर होना चाहिए, फ्रेंचाइजी गार्जियन या शाखा प्रबंधक या रीजन जो जहां भी आपने खाता खोला हो अथॉराइज्ड पर्सन के उस पर है जो हस्ताक्षर होना चाहिए, तब वह CRCS आपके शेयर मास्टर फॉर्म मान्य करेगी। दूसरी बात, यदि आपने 50,000 रुपये से ऊपर आप रिसबमिशन करने जा रहे हैं तो पैन कार्ड की एक स्कैन कॉपी लगेगी। यदि आप मूल कॉपी स्कैन करके लगाते हैं तो उसमें स्वयं के हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप फोटो कॉपी लगाते हैं तो उसमें स्वप्रमाणित हस्ताक्षर करके उसमें अपलोड करनी होगी। FD और पासबुक की मूल प्रति यदि आप फिक्स डिपॉजिट आपने किया है तो स्कैन कॉपी है जो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसमें सोसाइटी की मोहर की अनिवार्यता कर दी गई है, पहले ये नहीं था, तो इसमें अनिवार्यता कर दी कि आपने मान के चलो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन या हमारा इंडिया। तो हमारे इंडिया में तो हम लोग काम करते ही नहीं थे, तो ये 3 डिवीजन है। यदि इन 3 डिवीजन में यदि खाता खुला है जमाकर्ता का या स्वयं का, तो उसमें है जो सोसाइटी की मोहर होना अति आवश्यक है, अन्यथा आप रिसबमिशन भी करेंगे तो उसमें डिफिशियंसी पुनः आ जाएगी। यदि नाम संबंधी मिस्टेक है, आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, आपकी नाम चेंज हो गया है या थोड़ा बहुत उसमें कुछ और भी डिफिशियंसी है नाम संबंधी, मान के चलो किसी का नाम राम प्रसाद है और उसमें राम अकेला लिखा है, इस प्रकार की त्रुटियां हैं, तो उसके लिए CRCS द्वारा जब रिसबमिशन करेंगे तो उसी पर एक एफिडेविट है जो निकलता है, जिसे भरकर है जो 10 रुपए की टिकट पर बोला गया है 10 रुपए की, हालांकि अपने यहाँ 50 रुपए से कम की टिकट नहीं लगाती, लेकिन 10 रुपए की स्टैंप टिकट लगाकर उसमें नोटरी करा के उसको देना पड़ेगा। और यदि विवाह के बाद नाम परिवर्तन हुआ है तो उसमें मांगा गया मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह कार्ड, इस प्रकार के साक्ष्य देना होगा। और यदि कुछ वैसे ही नाम किसी का चलन नाम कुछ और है और खाता किसी और नाम से खुला है, दस्तावेज के हिसाब से या आधार परिचय पत्र के हिसाब से, अगर इस प्रकार की कोई मिस्टेक या त्रुटि है तो उसके लिए आपको ये जो साधारण एफिडेविट दिया है इसको भरकर देना होगा, तब आपके नाम संबंधी त्रुटि दूर होगी। पासपोर्ट साइज की एक फोटो लगेगी और एफिडेविट है तो 2 लगेंगी। एक फोटो आपकी लगेगी किस पर, जब आप रिसबमिशन करेंगे जो उसमें से प्रपत्र दावा प्रपत्र जनरेट होता है उस पर लगेगी। और यदि एफिडेविट मांगा जा रहा है तो एफिडेविट पर है जो एक फोटो उस पर लगेगी। और यह जो भी जानकारी आप भरेंगे ये आपको ध्यान रखना है कि सहारा के दस्तावेज के हिसाब से नहीं भरना है। आपके जो आधार में नाम है, जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से ही आपका एफिडेविट भरा जाएगा। और एफिडेविट भरने के उपरांत, क्योंकि ये जो सहारा रिफंड पोर्टल बनाया है इसको आधार को ही सर्वोपरि माना है, आधार का जो डेटा लिया जा रहा है और जो भी करेक्शन होना है, यदि आधार कार्ड से हटके है आपका नाम पासबुक या सर्टिफिकेट में, तो आपको आधार के हिसाब से ही भरना है शुरुआत में। फिर उसमें मांगा जाता है कि आधार के हिसाब से नाम आपका क्या है, फिर दूसरा मांगा जाता है कि सहारा की FD या पासबुक में आपका नाम क्या है, तो वो भरना है। तो उसमें सब चीजें दी हुई हैं और डिफिशियंसी के जो कॉलम दिए हुए उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये है कि जानकारी आपको शुरुआत में आधार के हिसाब से भरना है और उसके उपरांत है जो हिसाब से है जो
फिर आधार के हिसाब से जो नाम है वो उसमें पूछा गया है, जो जानकारी उसमें मांगी गई वही भरना, अलग से नहीं भरना। यदि आधार के हिसाब से नाम त्रुटि होने पर हमने आपको बता दिया कि शपथ पत्र आधार के हिसाब से बनवाना है, लेकिन ध्यान रखना उस आईडी को भी प्रूव करने के लिए, यदि आपके आधार में आप नाम मिस्टेक और आपने एफिडेविट दिया, तो शपथ पत्र को भी प्रमाणित करने हेतु एक आपको वैध दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस प्रकार का एक उसमें जो कॉलम दिए हैं, जो जो मांगे गए हैं, उसमें ऑप्शन दिया है कि जो आप एफिडेविट दे रहे हैं वह आपकी जानकारी सही है। मतलब मान के चलो आधार कार्ड में आपका नाम है, उसी नाम को प्रमाणित करने हेतु एक आपको वैलिड सरकारी पहचान पत्र देना होगा। बेटर होगा कि यदि वोटर कार्ड दें तो बहुत अच्छा है, बैंक किताब दें तो और भी अच्छा है। उसके बाद पैन कार्ड और आदि उसमें दी गई है, उस हिसाब से आपको उसके साथ में अपलोड करना है, तब जाके आप सहारा रिसबमिशन की प्रक्रिया है जो पूर्ण कर सकते हैं। ये तो हो गए सहारा रिसबमिशन की प्रक्रिया। अब इसके उपरांत में है जो इसके कुछ है जो अपवाद, क्या बोलते हैं अपवाद, कि भाई सहारा रिसबमिशन करने के उपरांत क्या हमारा भुगतान प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो ये सीआरसीएस के ऊपर डिपेंड है। यदि आप ये सब प्रक्रियाएं करते हैं और सीआरसीएस को लगता है कि हाँ आपकी जानकारी सही है, तो आपको है जो आपका प्रथम किस्त जो 10,000 रुपये है वह दावेदार के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और यदि यह प्रक्रिया मान के चलो उनको लगती है गलत है, तो पुनः आपको डेफिशिएंसी सहारा रिसबमिशन पोर्टल पर आ जाएगी। अपवाद यह भी है कि ऐसा भी देखा गया है कि शेयर मास्टर बहुत से मिसिंग है। संस्था द्वारा जो टीम लगी हुई है वह किसी का शेयर लगा हुआ है और किसी का मास्टर फार्म लगा हुआ है। दूसरी बात, फ्रेंचाइजी जो बनी है, सबसे ज्यादा डिफिशियंसी फ्रेंचाइजी के मास्टर और शेयर में है, क्योंकि फ्रेंचाइजी गार्जियनों द्वारा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई, सील नहीं लगाई गई, आधे अधूरे फार्म है, और एजेंट की भी उसमें गलती है। जैसे फील्ड वर्कर हैं हम लोग, क्योंकि पढ़े लिखे एजुकेशन कम होने की वजह से उनकी स्पष्ट राइटिंग नहीं है, नाम भी स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, और उसके उपरांत में बहुत से कॉलम हैं जो इनकम्प्लीट हैं, कंप्लीट नहीं किए गए, जिसके कारण सीआरसीएस डिफिशियंसी दे रही है। ऐसा भी देखने में आया है कि आपका सब कुछ सही है, उसके उपरांत कभी वहां से शेयर मास्टर हटा लिया जाता है रिसबमिशन करने के उपरांत, कभी मास्टर फार्म हटा लिया जाता है। तो यह सहारा इंडिया की ही गलती मानेंगे सहारा समूह की जो सोसाइटियां हैं कि वह जानबूझकर कर रही हैं या गलती से हो रहा है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। सील की बात आई तो जो सहारा इंडिया की सील है यह अभी मुद्दा बन गई, क्योंकि जब सहारा रिफंड पोर्टल है तो मैंने 8-10 कस्टमरों की चेक किए हैं कि सहारा इंडिया की सील पर ही पैसा दिए हैं। तो प्रश्न तो ये उठता है कि आपने जब सहारा इंडिया की मोहर पर पैसा दिए तो आप सोसाइटी की मोहर क्यों मंगा रहे हैं, जो कि बुद्धि से परे है। इसको कोई व्यक्ति हल नहीं कर सकता, जो कि गलत है, वैधानिक रूप से गलत है। और सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग परेशान हैं, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकता बार बार, तो ये मजबूरी के फायदा है जो उठा रहे हैं। दूसरी बात, जो सहकारिता मंत्री जी ने जिस प्रकार बोला था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसको जानबूझकर है जो मैंने देखा है गुमराह किया जाए, चाहे राजनीतिक दबाव में हो और चाहे प्रेशर में हो, राजनीतिक प्रेशर हो, कि जानबूझकर उलझाया जा रहा है। जब आप आधार से जानकारी, आपको एफडी कार्ड दिया जाता है और शपथ पत्र भी ले रहे हैं आप, उसके उपरांत भी आप मास्टर शेयर, तो यह कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहा है। सीआरसीएस के अधिकारी ने स्वयं कहा कि हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि अपन लोग दिल्ली गए थे, अपन गए भी थे, उन्होंने स्वयं बोला था कि हम लोग मजबूर, हम लोग को भी दुख होता कि आप लोगों का पैसा व्यर्थ जा रहा है, लेकिन मजबूर है, जैसा आदेश हम वैसा काम कर रहे हैं। वर्तमान में गवर्नमेंट परिवर्तन हो चुकी है और सभी को पता है यूपी में सबसे ज्यादा विरोध सहारा इंडिया का चल रहा है कि वर्तमान में जो सरकार है वह किस तरह है जो
सहारा प्रबंधन को बचाने में लगी है, उसकी सहारा गरीब जनता से मतलब नहीं है, जिसका परिणाम आज वर्तमान में सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आई है, अल्प बहुमत में है। यदि सहारा इंडिया का भुगतान पारदर्शिता के साथ इन्होंने कर दिया होता तो ये 400 पार हो सकती थी, जो कि आज ये 300 पार भी नहीं हो पाए। खैर, जनता जान चुकी है और माननीय सहकारिता मंत्री जी जो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, सभी को पता है। कथनी करनी में बहुत अंतर है और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, यह सभी लोग देख चुके हैं और जनता भी जान चुकी है। वर्तमान परिवेश में सहारा निवेशकों का भुगतान ना होना यह तो शुद्ध है कि जो सीआरसीएस पर है उसमें सरकार का दबाव है, गवर्नमेंट का दबाव, और सरकार जहां चाह रही उनका भुगतान हो रहा है। फिर भी मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार और मौका दिया कि भाई चलो ठीक है, उसका भी कारण लाडली बहना योजना, क्योंकि लोभी प्रजा और लालची राजा है तो सरकार का बजेगा ही बाजा, ये सभी लोगों को पता है। क्योंकि हमारे प्रदेश में जनता को भुगतान से मतलब नहीं है, फ्री की योजनाएं चाहिए, जिसका परिणाम है कि वो जीत भी रहे। ये तो बात हो गई, लेकिन वर्तमान में यथार्थ बात यह है कि कई लोग आत्महत्या कर चुकी, कई लोग बीमार दवाइयों न मिलने के कारण मर चुके हैं, लेकिन कई बार लिख के भी पहुंचाया, लिख गिरनेस भी डाला। इन सब शिकायतों के संदर्भ में मैंने गिरनेस भी डाला सीआरसीएस को, लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों की पहले ही मीटिंग हो चुकी है कि जो करना है उसमें किसी की सुनना ही नहीं, अपना मन का करना है। और नियम कानून की धज्जियां हैं जो सीआरसीएस द्वारा उड़ाई गई हैं, वो गलत किया है। मैं इसका प्रूफ भी रखते जा रहा हूं और मैं प्रयास करूंगा कि इसे वैधानिक परिवेश में माननीय न्यायालय तक पहुंचाऊं, क्योंकि अब सरकार परिवर्तन हो चुकी है तो जो न्यायदाता हैं वे स्वतंत्र रूप से अब तो काम करेंगे ना, क्योंकि अभी तक तो ऐसा रखता था कि जंगल रास्ता होता गया है जिसके कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सरकार के विरोध में नहीं था ना इसके, लेकिन जो चीजें देखी हैं कि इतनी मनुष्यता गिर चुकी है, आत्मीयता मर चुकी है कि इतना लूटपाट आखिर कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। और ये मैंने आप ही बताओ कितना पैसा लग चुका है, जमा करता मारी मारी फिर रहे हैं। और यहाँ की जनता जनार्दन तो बहुत है कि बोलने उनको एजेंट से मतलब है, बाकी उनको कोई नियम कानून से कोई मतलब नहीं। तो अब एजेंट को भी है कि आप लोग भी ज्यादा परेशान ना हो कि अब जब जनता है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया, और यदि आपको कोई परेशान करता है तो आपको कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है, बल्कि मैं आपके समक्ष चलूंगा और उनकी अपन रजिस्टर्ड एफआईआर दर्ज कराएंगे। और यदि आपको रिपोर्ट करना है, जमाकर्ता को कानूनी कार्रवाई करना है तो सहारा रिफंड पोर्टल की करो, सहकारिता मंत्री जी की करो, इसमें एजेंट की गलती नहीं है। एजेंट ने आपका पैसा नहीं खाया है और सहारा प्रबंधन के पास पर्याप्त पैसा है, बस बांटने वाला ईमानदार व्यक्ति चाहिए। तो ये सब प्रक्रियाएं आज वर्तमान में जो चल रही हैं उस विषय में मैंने बताने का प्रयास किया, रिसबमिशन का भी बताया, और उसके बाद आप रिसबमिशन करती तो आपका पैसा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सीआरसीएस से वो जानती है कि 5,000 करोड़ रुपए हमको थोड़ा थोड़ा बांटना है, क्योंकि हम लोगों ने भी 200 लोगों के रिसबमिशन किए, 50 व्यक्तियों की मान के चलो आए, भाई हमने अकेले किए 5 लोगों के आए, ऐसे बहुत से व्यक्तियों ने किए होंगे अपने क्षेत्र में। तो स्वाभाविक है कि 1-2 लोगों की आए, बाकी सबके इसी तरह स्थिति है। विशेष रूप में सहारा रिफंड पोर्टल तो सभी को पता है कि 95% जमाकर्ताओं को भुगतान, और क्या 98% भी भुगतान नहीं मिला। फर्जी पोर्टल ये सीआरसीएस की कमाई के लिए बनाया गया है कि आप फर्स्ट पोर्टल सेकंड थर्ड बनाओ। तो ये जो पैसा खर्च हो रहा है ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिवक्ता है माननीय सुभाष रेड्डी जी, गौरव अग्रवाल जी हैं, और सहारा रिफंड पोर्टल की जो टीम है, तो इन लोगों को 1 रुपए भी खर्च हो रहा है तो वह जो सहारा सेवी खाते से 5,000 करोड़ रुपए रिलीज हुआ है ना, उसी में से यह पैसा उनको दिया जा रहा है। तो उनको तो मजा है ऐसे, लेकिन ये भूल गए कि ये पैसा उन गरीब निवेशकों का है। किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी की शादी टूट गई, किसी दवाई या उपचार न मिलने के कारण मर गए, तो ये हाय सांसों का पैसा है। ये जो व्यक्ति भी गलत तरीके से लेगा अपने परिवार पर ही खर्च करेगा, देखना ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 साल में ही
कुछ ना कुछ ऐसे ऊपर वाला चमत्कार करेगा, को जितना लिया उससे 4 गुना लगेगा। ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आज सभी लोग परेशान हैं और किस तरह प्रताड़ित हैं। सुख चैन सभी का चला गया है और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ सभी लोग देख रहे हैं। अब आपकी यदि कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको जानकारी देने का। एजेंटों की आवाज जो है सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचे, इस पर विचार करो। जो पोर्टल बना है जी सीआरसी में, जो सहकारिता मंत्रालय, ये बिल्कुल फर्जी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, न इससे पैसा मिलने वाला है। अब जो सीआरसी है इसके पास सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश हो कि जो एजेंट के पास या ग्राहक के पास जो कागज है एफडी है, उसी पर पेमेंट किया जाए, ना कि मास्टर फार्म, शेयर फार्म, ये सब विधोने वाली काम है, ना देने वाली काम जो उनसी लगा। इसके लिए जो आपने बताई है, इसके लिए एक नागेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्होंने एक रिट दायर की है, और अवैध शुक्ला जी हैं, वो एक PIL लगा रहे हैं इन सब तथ्यों को लेके। तो PIL अभी लगने वाली है। PIL सभी के लिए एक है, जो जितने भी संपूर्ण देशवासी हैं, सहारा इंडिया के निवेशक हैं, उस PIL पर सुनवाई होगी तो सभी का हित होगा। और वर्तमान में ये जब सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया था, इन लोगों की मीटिंग हुई थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब सहकारिता मंत्री जी का बयान आया था तो उन्होंने बोला था कि हम सहारा का 85,000 करोड़ रुपए दिलाएंगे, अभी कुछ दिन पहले की बात, और उसी दिन से पोर्टल बंद हुए। हाँ। और डेट चेंज हो गई, जिसकी मैच्योरिटी भी हो गई ना, उसकी 31 मार्च बताने लगी। तो ऐसा लगता है कि ये फोन पर कहते कुछ है, मुझे लगा कि ये पब्लिक में बोल रहा झूठ, और फिर फोन लगा के बोलो कि जिसका मिल रहा उसका भी नहीं देना भाई, अभी चुनाव आ गया है। तो ये सब ऐसा चल रहा है कि उसी दिन से वो पोर्टल डिस्टर्ब चल रहा है। लिमिट उन्होंने भी बोला 5 लाख लिमिट भली कर दी गई, देने की नहीं बोला कि हम 5 लाख देंगे, कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ये बात स्पष्ट है। अब PIL लग रही है क्योंकि पहले प्रशांत भूषण जी है, उन्होंने खुलासा किया था किस तरह न्याय बिकता है। खैर उस पर जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने खुलासा किया था कि न्याय बिकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में एक वो नागेंद्र कुशवाहा जी है, उनकी एक सुनवाई होती है, और उन्होंने बोला कि इन्हें रियल एस्टेट का पैसा क्यू साहब में कन्वर्ट कर दिया, उनने ये शब्द लिया। तो खन्ना जी थे सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच बैठती है, मैंने जब वो उनका वीडियो देखा और उसमें मैंने पढ़ा और देखा, तो मैं सोच के रह गया कि वो कह रहे हैं कि मुझे ये पता नहीं कि ऐसा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि 12 साल से जोर जोर से आदमी चिल्ला रहा पूरे देश में, जो जनता एकत्रित हो रही है, और सभी लोग बता रहे हैं कि ये पलटी हुआ है, कागज है, एविडेंस है, लेकिन न्यायदाताओं को पता नहीं है। इससे पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका जितनी है उनको कितनी जानकारी है और कितना क्या है। अब ब्याज की बात आती है, इंटरेस्ट। तो जब सहकारिता मंत्री जी का जब पोर्टल लॉन्चिंग हुआ था, जब उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और उन्होंने कहा था कि सहारा समूह जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां, सहारा समूह कोऑपरेटिव सोसाइटियों में इंटरेस्ट नहीं मिलता था, हम ब्याज समेत पैसा दिलाएंगे, ये शब्द थे उनके। इससे जानकारी पता चलती है कि उनको सहकारिता कि जो कानून के विषय में कितनी जानकारी है, क्योंकि सभी को पता है कि जो भी पैसा निवेश करता है सोसाइटी में, किसके लिए करता है? ज्यादा इंटरेस्ट के लिए करता है। सहारा में उसमें FD कार्ड पर प्रिंट लिखा है ब्याज। तो जब जो पोर्टल बनाने वाले हैं, जब सहकारिता मंत्री जी को पता नहीं, तो फिर न्यायदाताओं की तो हम लोग प्रणाम ही करेंगे। और कोई क्वेश्चन आप कुछ पूछना चाहेंगे? राय साहब जैसे इसमें बता रहे हैं कि आप ऐसा सिस्टम पे चेक करना है तो आपका शेयर या मास्टर फंड लोड है कि नहीं। तो जब आप ऐसे ही बंद हो चुके हैं, सिस्टम ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएं, कैसे शेयर लोड कराएं, अपलोड कराएं और मास्टर फंड लोड कराएं। और उसके बाद मान के चलो कहीं से व्यवस्था बना के पैसा खर्चा करके पैसा करवा भी दिया, तो उसकी क्या गारंटी है कि रिसबमिशन होगा तो पैसा मिलेगा? सब असमंजस वाली बात। अब ये मैनेजमेंट का काम है, कंपनी का काम है, उनको उपलब्ध कराना चाहिए, और नहीं करा रहे हैं
तो आपकी जो सहारा समूह की जो सोसाइटी हैं, मैंने इनकी जानकारी मांगी थी डायरेक्टरों के नाम। मैंने किससे मांगा था? जो लाइसेंस देती है सेंट्रल रजिस्ट्रार से। ग्रीवनेस डाला था, अभी की बात है, करीब 8-10 दिन पहले की। तो मैंने पहले एमसीए लिखा, तो एमसी ने एक एक्ट का हवाला, 2013 के एक्ट का हवाला दिया और कहा भाई हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते, हमारे क्षेत्र से बाहर है। जबकि हाई कोर्ट ने, जबलपुर माननीय हाई कोर्ट ने सीआरसीओ कहना चाहिए एमसीओ को बाध्य किया है सहारा की क्यूसाप के भुगतान के लिए। लेकिन उनका जवाब क्या आया? उनका जवाब यह है कि हम इस विषय में जानकारी नहीं, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से संपर्क करें। मैंने कहा ठीक है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन पर ग्रीवनेस डाला और मैंने उनसे पूछा कि सहारा की जो 4 सोसाइटियां हैं, इनके डायरेक्टरों के नाम, इनको जो आपने लाइसेंस दिया उसकी छाया पड़ती और इनकी जो सोसाइटी की संपत्ति के विषय में जानकारी दें। तब ये हमसे बोला किसने? एमसीए ने। और हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन पे डाला तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने जवाब दिया कि आप जो इसकी जानकारी सोसाइटी से संपर्क करें। कौन सी सोसाइटी? ना सहारा का लिखा और ना किसी का लिखा। तो इससे पता चलता है कि सीआरसीएस किस प्रकार सहारा और सीआरसीएस मिली हुई है। तो ये सब मिले हुए हैं और दोनों मिले। और ये चाहते 2-4 बार पोर्टल बने तो इनका पैसा 5,000 करोड़ इनके खर्चे में चला जाए। और कोई कुछ पूछना चाहता हो? आप हो कुछ पूछने? नहीं भाई, आपको आचार्य जी बस जो विषय आपने रखो विषय तो वही है सबको। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में हंसने की बात नहीं है, ये गंभीर बात है। हंसो ने ऐसा कोई वर्तमान में ऐसे हंसोगे चाहिए उसमें संभव नहीं है। पोर्टल तो एक छलावा है, कोई पोर्टल से पोर्टल से संभव नहीं है क्योंकि वो इस तरह से मचा दो है। हाँ। जानबूझ के। और इन्होंने की मीटिंग चला थे, हमें तो लगा था सीआरसीएस में मैंने डिफिशियंसी दी, कितनी सारी डिफिशियंसी दी, एक लिस्ट दी है, उसको कहना चाहिए ना देने हेतु डिफिशियंसी का पालन करें। जब सीआरसीएस को देगी ना देने हेतु, इस पे हेडिंग लिखना चाहिए। यदि सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं देना है तो सीआरसीएस के कर्मचारी निम्न डिफिशियंसियों का सख्ती से पालन करें, आपको 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा। ऐसा उस पर लिखना चाहिए हेडिंग, है ना? क्योंकि इन्होंने मजाक बना था। एक तरह जी क्या कह रहे, सभी का भाइयों भुगतान होगा, दूसरी ओर फिर कह रहे अरे चुनाव चल रहा, कह दी थी कुछ भुगतान नहीं, जो दे रहा वो भी बंद कर दी, अंडर प्रोसेस कर दू चुनाव के कारण। तो ये इस तरह की कॉमेडी चल रही है। कह रही कि भाई जब मिले दे। वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट कंपनी को आदेश करे, हाँ, ना कि पोर्टल सहारा को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करे कि भाई आप भुगतान करो। नहीं, जहां तक हमारा सोच जो है कि लिस्ट वेरीफाइड हो गई, जमाकर्ताओं को प्रमाणीकरण कराते हुए, क्योंकि जिससे री इन्वेस्टमेंट न कर पाए भुगतान ही आपको देना पड़ेगा। ये बाध्य है जो सर्वोच्च न्यायालय कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में चंद्रचूड़ जैसे माननीय मुख्य न्यायाधीश मौजूद हैं, जिनके कारण आज ये चुनाव भी संपन्न हो पाया, जो चीटिंगबाजी बेईमानी इन पर अंकुश रख पाया। तो ऐसा नहीं, चंद्रचूड़ साहब जैसे ईमानदार व्यक्ति भी मौजूद हैं। और जानकारी मिली है कि इन्होंने सहारा पर भी फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, इसका कुछ व्यक्ति अच्छे होते हैं। अच्छा, अपना जो केस सहारा को है जो सुप्रीम कोर्ट में लगू, जो कौन किया मैडम? जज जो है इनकी बेंच अब बुद्ध को बेंच ऐसे है कि जब से जो बेंच चल रही है ना, जब वो क्या बोलते जब 2-3 जब ये शुरुआत हुआ था तब कुछ और न्यायाधीश थे। अब कई बार न्यायाधीश परिवर्तन, क्योंकि कार्यकाल इनका कम होता है तो न्यायाधीश चेंज होते गए। अब वो कौन सी बेंच में है ये तो पोर्टल पे देखना पड़ेगा, लेकिन अपन उसमें है जो ये नहीं कह सकते कि वर्तमान में किस बेंच में चल रहा है, क्योंकि जो पोस्टिंग होगी ना, क्योंकि वो तो चलेगा, रिटायर हो गया। अब वे रिटायर हो गए तो जो नेक्स्ट हैं जो नए आ रहे हैं, तो ये तो अपन पोर्टल पे देखना पड़ेगा कौन सी बेंच में चल रहा है सहारा सेवी का विवाद। मतलब अरे ये दुर्भाग्य है अपने देश को, दुर्भाग्य तो है कि जब आदमी 13 करोड़ व्यक्ति कह रहे हैं कि हमारा पैसा मतलब 13 करोड़ में से हम मान के चलो 5 करोड़ भी बोल रहा है कि हमारा पैसा रीइन्वेस्टमेंट हुआ है, तो ये किसी की नहीं सुन रहा है। किसकी सुन रहा है? मात्र सेवी की सुन रहा है और सहारा की सुन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मौखिक बोलने का कोई मतलब ही नहीं, तुम कितना भी बोलो,
चिल्ला चिल्ला के बोलो, सही बोलो, लेकिन तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगी। जबकि एविडेंस दे रहे, सब दे रहे, लेकिन तुम्हारी कोई सुनने वाला क्यों नहीं सुनने वाला? कि ये सब मुद्राओं का खेल है, पैसे का खेल है। मिली भगत ऐसे है, मतलब सहारा की और सरकार की, कि जब यूट्यूब पर डालो है कि 229 करोड़ रुपए जमाकर्ता को पेमेंट किया, जिसके बदले में 245 करोड़ खर्च हुई CRC की, तो क्या है? लूटमार तो है सरकार में, कॉमेडी चल रही। यथार्थ सत्य है कि ये जरिया बना होगा, और ये सब अब इसका बहुत बड़ा खुलासा, सरकार परिवर्तन होगी और पूर्ण रूप से दूसरी गवर्नमेंट आएगी। पहले में इस अपन सभी लोग समर्थक थे, अपन विरोध में क्यों हुए? क्योंकि अपने साथ धोखा दिया। अब गवर्नमेंट आई तो सब लोग है जो मिलीजुली सरकार होना थी आवश्यक है। आदमी की निरंकुशता हिटलरशाही है जो नहीं चल पाती, क्योंकि आज अपने ही अपन लोगों ने हिंदुत्व के नाते, सबके नाते सपोर्ट किया। इसमें सब लोग बैठे, RSS के भी बैठे हैं, कार्यकर्ता भी बैठे हैं, सब लोग दुखी हैं, बैठे हैं कि नहीं? इसमें सब लोग बैठे हैं, लेकिन किसी की सुनी नहीं सुनी, सबको मानने को छोड़ दिया सिर्फ अपनी गद्दी बचाने में कि मैं राजा। दो लोगों ने ऐसा वर्चस्व किया पार्टी पर कि उनको सहारा रिफंड पोर्टल के नाम पे, भाई ये बूढ़े ठेले, आज अपने देश में ये है कि न्यायाधीशों को इतना बड़ा कुछ ना कुछ काम कराया तो उनको बनाया, सब मीटिंग समिति बनाई गई। अब ये तो चीजें खुलासा होंगी धीरे धीरे, ये तो पता चलेगा कि जिस व्यक्ति को कहना चाहिए कितना 25 लाख रुपए 2 लोगों को जा रहा है, उन व्यक्ति का नाम एड्रेस पता नहीं, अपन पूछने गए दिक्का हमको नहीं है पता। तो ये सब चीजें धीरे धीरे खुलेंगी, ऐसा नहीं है। वर्तमान में ये है कि अखिलेश यादव जी आ गए, तो वो तो सहारा प्रबंधन, अब अमित शाह जी भी बोलते हैं कि उनके फंड चंद अपने लोगों के पैसे जो है भाई फंडिंग सहारा के फंड से चल रही थी, फंड से चल रही थी। तो अब ये तो देखते हैं कि अखिलेश यादव सहारा निवेशकों का पैसा दिलाते हैं कि सहारा मैनेजमेंट के मतलब अधिकारियों को बचाते हैं। अब ये जिसको राज्य करना है, जिसको आगे चलना है, खाली भगवान श्री राम के मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता, राम के भगवान के आदर्शों पे भी चलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान श्री राम ऐसे थे कि रात में श्री राम है जो अयोध्या का रात्रि काल में चक्कर लगाती थी। आज भी बहिरूपिया जो शब्द चलता है, इसलिए वो बहिरूपिया शब्द दिए, वो चक्कर लगाती थी कि हमारी प्रजा हमारे विषय में क्या बातें करती है, कोई दुखी तो नहीं है। यहाँ तो सब लोग दुखी हैं, शायद मुश्किल है भाई जो उनके गुणगान करते होंगे, जो माल टाल में रहे सुखी होंगे, अडानी अंबानी जैसी। बाकी आम आदमी तो बेरोजगार भी चला गया, मारी भी फिर रहा है, त्राहिमाम मचा है, महंगाई, बेरोजगारी, और जो धंधा था 12 लाख तो खत्म ही कर दिए, पैसा था वो भी छुड़ा लिया है, पूरा बर्बाद कर दिया। और उसके बाद भी झूठे आश्वासन, 5,000 करोड़ में 85,000 करोड़ चुकाएंगे, जो 5,000 करोड़ है उसमें इसी प्रकार 85,000 करोड़ चुकना है। तुम्हारा डिफिशियंसी देंगे, तुम सदस्य नहीं है, ये नहीं है तुम्हें, इसका मतलब तुम्हारे कागज गलत है, और इसी तरह चुक जाएगा, हमने चुका दिए। तो ये सब चाल है भैया, सब पैसा कमा रहे हैं। तो यही जानकारी थी कि रिसम्मिशन करने से पहले सोच समझ कर करें और अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करें। और जब तक ये सत्य है कि वैधानिक परंपराओं का सहारा लेना पड़ेगा, तब तक आपका भुगतान संभव नहीं है। चाहे CRCS हो, उनको सिविल में केस अगर आपको लगता है तो ऐसा नहीं है, आपने गलत दिए तो उसका धारा बनती है, और सिविल प्रक्रिया है जो उसमें नोटिस है जो पहुंचाना पड़ेगा। और उसमें पार्टी है जो प्रकोष्ठ अधिकारी, जो डिफिशियंसी दे रहा है प्रतिकृत प्रकोष्ठ अधिकारी, एक उसको पार्टी बनाना पड़ेगा। और सहारा की जो सोसाइटी में पैसा डाला है उनके नाम से, दोनों के नाम से नोटिस जारी करना पड़ेगा, और थाने में FIR दर्ज करनी पड़ेगी यदि एजेंट को सुरक्षित रहना है तो, क्योंकि एजेंट की गलती नहीं है। और उसमें एविडेंस जो आ रहा है उसको लगाना पड़ेगा कि हम गलत नहीं है, जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करो, 420 का प्रकरण दर्ज करो। खैर, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं सभी को यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो डलेगा, इसको लाइक और शेयर करें। और सदस्यता तो सभी लोग ले चुके हैं, और जो जुड़ना चाहें वह जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।